स्टूडेंट्स, आज हम डोमेस्टिकेशन और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स को स्टडी करेंगे। पहले हम डोमेस्टिकेशन को स्टडी करेंगे। टैक्सोनोमिस्ट के अनुसार अर्थ पर फ्लोवरिंग प्लांट्स की लगभग 1.25 से 2 लाख जातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 20,000 जातियों को मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कल्टीवेटेड प्लांट के रूप में विकसित कर लिया है। यह संख्या निरंतर बढ़ती भी जा रही है। कल्टीवेटेड प्लांट्स को जंगली पादपों से विकसित किया जाता है। इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है वह है जंगली पादपों का ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन करना। डोमेस्टिकेशन अथवा ग्राम्यन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत उपयोगिता के आधार पर जंगली पादपों को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया जाता है। अधिकांश जो फसली पादप हैं उन्हें प्रागैतिहासिक मानव ने डोमेस्टिकेट कर लिया था। इस हेतु उसने जाने अनजाने ऐसे जंगली पादपों का चयन किया जो किसी न किसी रूप में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। डोमेस्टिकेशन के दौरान कल्टीवेटेड प्लांट्स में स्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी तो ये परिवर्तन इतने अधिक हो जाते हैं कि कल्टीवेटेड प्लांट्स अपने मूल जंगली जनकों से एकदम भिन्न हो जाते हैं, जिस कारण इन्हें नई जाति के रूप में नामांकित कर लिया जाता है। यही कारण है कि अधिकांश कल्टीवेटेड प्लांट्स के संबंध में यह खोज नहीं हो पाती कि उनके मूल जनक पादप कौन थे। कल्टीवेटेड पादपों तथा उनके जंगली जनक पादपों में पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, इसका कारण सिलेक्शन है। सिलेक्शन 2 प्रकार से प्रभावी होता है, एक ह्यूमन द्वारा और एक नेचर द्वारा। ह्यूमन सिलेक्शन जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, जबकि नेचर द्वारा जो सिलेक्शन है वह नेचुरल सिलेक्शन है। मानव अपने कल्याण और उपयोग के लिए जंगली पादपों का चयन करता है, जबकि जो नेचुरल सिलेक्शन है वह अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस के फलस्वरूप जो विकसित जातियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। डोमेस्टिकेशन के दौरान जंगली जो पादप जातियां होती हैं उनमें बहुत से परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन उन लक्षणों में अधिक स्पष्ट रूप से होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसका कारण यह है कि मानव द्वारा ऐसे ही उपयोगी लक्षणों वाले पादपों का ही चयन किया जाता है। डोमेस्टिकेशन के दौरान होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से होते हैं, फिर भी जो नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों से ये तीव्र होते हैं। डोमेस्टिकेशन के दौरान जंगली पादपों में होने वाले प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हो सकते हैं। फर्स्ट, नवजात जो बीज होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, उनमें डोरमेंसी खत्म हो जाती है। सेकंड, प्लांट्स में विभिन्न पार्ट्स में जो बनने वाले विषैले या अवांछित पदार्थ है वो कम हो जाते हैं। थर्ड, प्लांट की जो हैबिट है उसमें परिवर्तन आ जाता है। कुछ पादपों की लंबाई कम हो जाती है। फोर्थ, कुछ पादपों का जीवन चक्र छोटा हो जाता है। फिफ्थ, जो अनाज के दाने हैं और अन्य फलों के आकार में बढ़ोतरी हो जाता है। सिक्स्थ, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। यह डोमेस्टिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। सेवंथ, कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आसानी से होने लग जाता है। एट्थ, डोमेस्टिकेशन द्वारा पोलीप्लोइड पादपों की उत्पत्ति
होती है। 9th, कुछ जो प्लांट स्पीसीज जो डायोशियस होती है वो मोनोशियस हो जाती है और उनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो फलियां, शुष्क फल जो बनते हैं उनके शैटरिंग यानी चटकने में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार डोमेस्टिकेशन के दौरान जंगली पादप जातियों में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि वो ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत उपयोगी परिवर्तनों में बदल जाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। जैसा कि पूर्व में बताया है कि कल्टीवेटेड पादपों की उत्पत्ति जंगली पादपों से होती है और पृथ्वी पर जो कल्टीवेटेड प्लांट्स पाए गए हैं उनके वास्तविक उत्पत्ति स्थलों का सही पता नहीं है, क्योंकि कल्टीवेटेड प्लांट्स का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है तथा कल्टीवेटेड प्लांट्स और उनके जो जंगली पादप होते हैं उनके रूपों में भी बहुत अत्यधिक वेरिएशन पाई जाती है। पृथ्वी पर कल्टीवेटेड प्लांट्स के उत्पत्ति स्थल एवं समय के बारे में दो प्रमुख कंसेप्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ डी कंडोले। डी कंडोले ने विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कल्टीवेटेड प्लांट्स के उद्भव और वितरण के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया था और उनका यह कंसेप्ट बहुत से अध्ययनों जैसे थियोफ्रास्टस व डायोस्कोरिड्स के कार्य पर, चीनी साहित्य पर, आर्कियोलॉजिकल और इथनोलॉजिकल डेटाज पर, फिलोसफी तथा हिब्रू तथा संस्कृत लिटरेचर के आधार पर दिया गया था। डी कंडोले ने कल्टीवेटेड प्लांट्स को उत्पत्ति और वितरण की दृष्टि से 6 वर्गों में विभक्त किया या डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास में उन्होंने वे प्लांट्स रखे प्राचीन विश्व की वे पादप जातियां जो 4000 वर्ष पूर्व से ही कल्टीवेटेड की जाती रही है। प्राचीन विश्व के अंतर्गत एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों के देशों को सम्मिलित किया जाता रहा है। चाय, चावल, गेहूं की जातियों और अन्य बहुत से प्लांट्स की जातियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सेकंड ग्रुप है प्राचीन विश्व की वे जातियां जो 2000 वर्ष पूर्व से कल्टीवेटेड की जाती रही है। इसमें चुकंदर, कैरेट, कॉटन जैसी बहुत सी प्लांट्स को रखा गया है। थर्ड, प्राचीन विश्व की वे जातियां जो 2000 वर्ष से कम समय में से कल्टीवेटेड की जा रही है। इसमें कॉफ़ी, भिंडी, खरबूजा जैसे बहुत से प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। फोर्थ, नवीन विश्व की वे जातियां जो 2000 वर्ष पूर्व से कल्टीवेटेड की जा रही है। नवीन विश्व के अंतर्गत मुख्यतः अमेरिका के देशों को सम्मिलित किया जाता है। मक्का, शकरकंद, तंबाकू जैसे बहुत से प्लांट्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। नवीन विश्व की फिफ्थ है नवीन विश्व की वे जातियां जो कोलंबस के पूर्व से ही कल्टीवेटेड
की जा रही है। इसमें एवोकाडो, गुआवा, मूंगफली, ओलू, लाल मिर्च जैसे बहुत से प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। सिक्स्थ है नवीन विश्व की वे जातियां जो कोलंबस के समय से ही कल्टीवेटेड की जाती रही है। इसमें कुनैन, रबर जैसे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। उपयुक्त वर्गों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश जो उपयोगी पादप है, जैसे अनाज हैं, फल है, सब्जियां हैं, चाय है, कॉफ़ी है, रेशे हैं, वाले पादपों की उत्पत्ति बहुत वर्ष पूर्व ही हुई थी और इसलिए इन पादपों के जो जनक पादप है या तो लुप्त हो चुके हैं या अपने मूल स्थान से बहुत दूर पहुंच चुके हैं। पादपों की सूची से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि नवीन विश्व की तुलना में प्राचीन विश्व में अधिक संख्या में कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है। कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति स्थल के बारे में जो दूसरा कंसेप्ट है वह है द कंसेप्ट ऑफ वेविलोव। कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति स्थल के संबंध में रूसी वैज्ञानिक वेविलोव ने अपना कंसेप्ट दिया था और उनका यह कंसेप्ट प्लांट्स के बहुत सारे स्टडीज जैसे एनाटॉमी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, प्लांट डिजीज पर आधारित है। वेविलोव ने कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्थापित किए। कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति जंगली पादपों से हुई है। अधिकांश कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति पर्वतीय क्षेत्रों में हुई है जहां पादप जातियों में ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक कल्टीवेटेड प्लांट की उत्पत्ति एक से अधिक स्थानों पर हुई है, अर्थात कल्टीवेटेड प्लांट की उत्पत्ति मोनो ओरिजिन ना होकर मल्टी ओरिजिन प्रकार की है। पहाड़ी प्रदेश प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र तथा अन्य स्थान द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए वेविलोव ने बताया कि गेहूं की उत्पत्ति 2 जबकि जौ की उत्पत्ति 3 अलग अलग स्थानों पर हुई है। फोर्थ है जो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स और कोल्ड टेम्परेट क्षेत्र है वहाँ बहुत कम संख्या में खाद्य पादपों की उत्पत्ति हुई है। इसकी तुलना में पहाड़ी प्रदेशों जहाँ अत्यधिक इन्वायरमेंटल और स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, अधिकांश खाद्य पादपों की उत्पत्ति हुई है। पर्यावरणीय जो विविधता होती है कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति में सहायक होती है। प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर वेविलोव ने कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति के 4 केंद्र बताए थे, लेकिन बाद में विस्तृत अध्ययनों के आधार पर उन्होंने 8 केंद्रों की पहचान की। ये केंद्र विभिन्न पादपों की उत्पत्ति के प्राथमिक व द्वितीयक केंद्र रहे हैं। डायग्राम में जो फर्स्ट बताया गया है वह है ये। अब हम इन 8 उत्पत्ति केंद्रों को एक एक करके स्टडी करेंगे और डायग्राम में जो फर्स्ट पार्ट बताया गया है वह चीन उत्पत्ति केंद्र है। यह कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः मध्य चीन और पश्चिमी चीन के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। यह बहुत से पादपों की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र रहा है, जैसे सोयाबीन, अफीम, सरसों, चाय की उत्पत्ति का यह प्राथमिक केंद्र रहा है। डायग्राम में जो सेकंड राउंड बताया गया है वह हिंदुस्तान उत्पत्ति केंद्र है। यह भी कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें भारत का असम रीजन, बर्मा, मलेशिया, जावा,
सुमात्रा, फिलीपींस, बोर्निया सम्मिलित हैं, लेकिन भारत का जो पंजाब और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। यह चावल, अरहर, चना, गन्ना, भांग इत्यादि फसलों का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र रहा है। थर्ड है मध्य एशिया उत्पत्ति केंद्र। इस क्षेत्र में भारत का उत्तर पश्चिमी पार्ट, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, कश्मीर वाला पार्ट, अफगानिस्तान, पूर्व सोवियत संघ के तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश सम्मिलित हैं। इसे अफगानिस्तान उत्पत्ति केंद्र भी कहते हैं। यह भी गेहूं, मटर, मूंग, कपास का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र रहा है। फोर्थ है एशिया माइनर उत्पत्ति केंद्र। इसे पर्शियन सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में एशिया माइनर के भीतरी भाग, ट्रांस कोकेशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान सम्मिलित है। यह भी गेहूं की 9 जातियों, गाजर, बादाम, पिस्ता इत्यादि का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र रहा है। फिफ्थ है भूमध्य सागरीय उत्पत्ति केंद्र। यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण अनाजों और दालों की उत्पत्ति का केंद्र रहा है। गेहूं की कुछ जातियां, मटर, चना, मसूर इत्यादि का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र यह क्षेत्र रहा है। सिक्स्थ है एबिसिनियन उत्पत्ति केंद्र। इसे उत्तरी अफ्रीका उत्पत्ति केंद्र भी कहते हैं। इसमें इथोपिया, इरिट्रिया के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। यह भी गेहूं की ड्यूरम, टर्जिडम तथा डाइकोकम जातियों, चना, मटर, बाजरा का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र रहा है। सेवंथ है मध्य अमेरिकन उत्पत्ति केंद्र। इसे मैक्सिकन उत्पत्ति केंद्र भी कहते हैं। इसमें दक्षिणी मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका सम्मिलित है। यह मक्का, कपास, मिर्च, पपीता इत्यादि का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र रहा है। एट्थ है दक्षिण अमेरिकन उत्पत्ति केंद्र। इस क्षेत्र में पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया के पहाड़ी क्षेत्र, चिली व ब्राजील के कुछ हिस्से व संपूर्ण पैराग्वा सम्मिलित है। यह भी मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू, रबड़ इत्यादि पादपों का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र रहा है। वेविलोव ने 1926 में कल्टीवेटेड प्लांट्स के 8 उत्पत्ति केंद्रों की पहचान की थी। 1935 में उसने केंद्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण प्रस्तुत किया और 12 केंद्रों का सृजन किया। वेविलोव ने जो हिंदुस्तान उत्पत्ति केंद्र था, जिसमें असम, बर्मा, जावा, मलेशिया, सुमात्रा, फिलीपींस इत्यादि को सम्मिलित किया था, को 2 केंद्रों में विभक्त कर दिया, इंडो बर्मा केंद्र और श्याम मलाया जावा केंद्र। तथा जो दक्षिणी अमेरिका उत्पत्ति केंद्र था, उसके स्थान पर 3 केंद्रों का प्रस्ताव किया, पेरू उत्पत्ति केंद्र, चिली उत्पत्ति केंद्र, ब्राजील प्रागवे उत्पत्ति केंद्र। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक न्यू 12th सेंटर की स्थापना भी की और इसे यूएसए सेंटर ऑफ ओरिजिन का नाम दिया। यह क्षेत्र हेलियंथस एनुअस और हेलियंथस ट्यूबरोसस का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। इस प्रकार वेविलोव के संशोधित प्रारूप के अनुसार कल्टीवेटेड प्लांट्स के कुल 12 केंद्र हैं, जो इस प्रकार से हैं। चीनी उत्पत्ति केंद्र या चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन,
इंडो बर्मा सेंटर ऑफ ओरिजिन, सियाम मलाया जावा सेंटर ऑफ ओरिजिन, द सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, एशिया माइनर सेंटर ऑफ ओरिजिन, मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन, पेरू सेंटर ऑफ ओरिजिन, चिली सेंटर ऑफ ओरिजिन, ब्राजील प्रागवे सेंटर ऑफ ओरिजिन तथा यूएसए सेंटर ऑफ ओरिजिन।